वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम लोग पार्लियामेंट्री कमिटीज कहते हैं, अर्थात संसदीय समिति। तो संसदीय समिति के बारे में देखेंगे, जो जहाँ से प्रश्न आते हैं तो इनसे ज़्यादातर प्रश्न नहीं आते लेकिन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पार्लियामेंट्री कमेटी को। काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह पार्लियामेंट्री कमेटी। तो सबसे पहले हम लोग इस संसदीय समिति के बारे में देखें तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है यह संसदीय समिति, जिसे हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटीज भी कहते हैं। संसदीय समितियों की सहायता से जो संसद है सरकार के कार्यों की जांच करती है और सरकार पर नियंत्रण रखती है। साथ ही साथ संसद के कार्य संचालन में यह मदद भी करती है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम तो यही हो गया कि ये जो संसदीय समितियां हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, ये क्या करती हैं तो संसद के कार्य संचालन में मदद करती है और साथ ही साथ सरकार के किए गए कार्यों की यह जांच पड़ताल करती है। दूसरे शब्दों में यूँ कहें तो सरकार पर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है? तो संसदीय समिति। तो सरकार ठीक ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इसी की जांच करने के लिए इस संसदीय समिति का गठन होता है। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। तो संसदीय समितियों की सहायता से संसद सरकार के किए गए कार्यों की जांच करती है। दूसरे शब्दों में यह संसदीय समितियां सरकार पर नियंत्रण रखती है और संसद के कार्य संचालन में मदद करती है। तो संसदीय समितियां क्या करती है? संसद के कार्य संचालन में मदद करती है, सरकार के किए गए कार्यों की जांच करती है और सरकार पर नियंत्रण रखती है। संसदीय समितियों के सदस्य या तो लोकसभा से होते हैं या फिर राज्यसभा से, अर्थात इसके जो सदस्य होते हैं, इसके सदस्य कौन होते हैं? सांसद होते हैं। यानी कि कुल 790 सांसद इसके होते हैं, 545 लोकसभा के और 245 राज्यसभा के। तो कुल टोटल इसके 790 सदस्य होते हैं। अर्थात यदि पूछा जाए कि संसदीय समितियों के सदस्य कौन कौन होते हैं, तो संसद के सदस्य और संसद में चूंकि दो सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा के टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो 545 और इसके कितने होते हैं? 245। हम लोग राज्यसभा के बारे में देखेंगे। तो टोटल मिलाकर 790 सदस्य सांसद जो हैं इसमें भाग लेते हैं, 790। तो संसदीय समितियों के सदस्य या तो लोकसभा के मेंबर होते हैं या राज्यसभा के, अर्थात जो सदस्य होते हैं वे सांसद होते हैं। सांसद जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वे राज्यसभा के सांसद कहे जाते हैं और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वे लोकसभा के सांसद कहे जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245, यही दोनों मिलाकर कुल 790 सदस्य होते हैं इस संसदीय समितियों में। इनकी जो बैठकें होती हैं संसदीय समितियों की, वे गुप्त बैठक होती है, अर्थात लोगों की नज़रों से यह बचकर होती है। इनकी जो बैठकें होती है कैसी होती है? तो गुप्त बैठक। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक कौन होती है? स्टैंडिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थाई समिति। दूसरा है एडहॉक। जो एडहॉक होता है वो टेम्पररी होता है। तो एडहॉक कमेटी और एक होता है अस्थाई। तो अस्थाई समिति, जिसे हम लोग अस्थाई संसदीय समिति या स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। दूसरा अस्थाई संसदीय समिति, जिसे हम लोग एडहॉक कमेटी कहते हैं। तो संसदीय समितियां दो प्रकार की, एक अस्थाई और एक अस्थाई, अर्थात स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। इसके बाद अस्थाई संसदीय समितियों का जो गठन होता है वह प्रत्येक वर्ष होता है।
तो इम्पोर्टेंट है कि अस्थाई संसदीय समितियों का गठन कब हो, तो प्रत्येक वर्ष, जबकि अस्थाई संसदीय समितियों का गठन जब ज़रूरत पड़ता है तब होता है, अर्थात कभी कभी, या जब घोटाला होता है तब उसकी जांच के लिए अस्थाई समितियों का गठन होता है। उदाहरण के लिए जो बोफोर्स तोप घोटाला हुआ था जब राजीव गांधी के समय, तो राजीव गांधी के समय बोफोर्स तोप घोटाला हुआ था, तो उसकी जांच के लिए एक अस्थाई संसदीय समिति का गठन हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि जो अस्थाई संसदीय समितियां होती हैं उनका गठन प्रत्येक वर्ष होता है, लेकिन अस्थाई संसदीय समितियों का गठन जब ज़रूरत पड़ता है तो उसी के हिसाब से इसका गठन होता है। जैसे कि जब राजीव गांधी का सरकार था कांग्रेस की, तो उस समय बोफोर्स तोप घोटाला हुआ था, तो उसी बोफोर्स तोप घोटाले की जांच के लिए उस समय एक अस्थाई संसदीय समिति का गठन हुआ। अस्थाई संसदीय समितियां 6 प्रकार की होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अस्थाई संसदीय समितियां 6 प्रकार की। पहला है वित्तीय, जो वित्त संबंधी विभाग की जांच करता है, तो पहला है वित्तीय समितियां। दूसरा है विभागीय, जो विभागों की जांच करता है, तो पहला है वित्तीय संसदीय समितियां, दूसरा है विभागीय संसदीय समितियां, तीसरा है जांच समिति, चौथा है सदन समिति, अर्थात यह संसद के सदनों की जांच करता है। उसके बाद है अन्वेषण समिति, और उसके बाद है छठा सेवा। तो ये जो अस्थाई संसदीय समितियां हैं 6 प्रकार की होती हैं। वित्तीय समितियां, विभागीय समितियां, जांच समितियां, सदन समितियां, अन्वेषण समितियां और सेवा समितियां। इम्पॉर्टेंट है। वित्तीय समितियां 3 प्रकार की बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक प्राक्कलन समिति, दूसरा लोक लेखा समिति और तीसरा लोक सरकारी उपक्रम समिति। तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, तो 3 प्रकार की होती हैं वित्तीय समितियां। याद रखेंगे, जो फाइनेंशियल जो कमेटी होती है, वित्तीय समितियां कितनी प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की। याद रखेंगे कौन कौन। जो वित्तीय समितियां होती हैं तो वे 3 प्रकार की प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति या फिर सरकारी उपक्रम समिति। अब हम लोग देखें कि जो लोक लेखा समिति है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 22। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य हो गए, तो 22। अब इस 22 में भी जो 15 होते हैं वे 15 कहाँ से आते हैं, लोकसभा के, जबकि इस 22 में से जो 7 होते हैं वे राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि जो लोक लेखा समिति है, इस लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 सदस्य लोकसभा के जबकि 7 सदस्य राज्यसभा के। इम्पोर्टेंट है, लोक लेखा समिति का कोई भी मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है। तो जो लोक लेखा समिति होता है उसका कोई भी सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि लोक लेखा समिति का कोई भी सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का सदस्य होता है और यह परंपरा 1967 से चली आ रही है। तो जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का सदस्य होता है और यह जो परंपरा है वह 1967 से चली आ रही है, 1967 से। इम्पोर्टेंट है। अब है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का सदस्य होता है, अभी हमने बताया। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का सदस्य होता है और इसकी नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इम्पॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है और इसका गठन कब हुआ, तो 1921 में, 1921 में। तो लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है जिसका गठन
1921 में हुआ था। याद रखेंगे, 1921 में। यह सबसे पुरानी समिति है। भारत सरकार के पूरे वर्ष के खर्च का लेखा जोखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग रखता है और CAG और भारत सरकार की PSU कंपनियां अर्थात जो पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं जैसे कि BSNL, भेल, गेल, सेल, NTPC, इन सभी का लेखा जोखा भी कैग करती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसका रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को सदन में पहुंचाता है और सदन में इसकी जांच कौन करता है तो लोक लेखा समिति करता है। इम्पोर्टेंट है। तो भारत सरकार के पूरे वर्ष का जो खर्च का लेखा जोखा होता है वह कौन तैयार करता है तो कैग अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम लोग CAG कहते हैं। और भारत सरकार की जो PSU कंपनियां होती हैं अर्थात जो पब्लिक सेक्टर यूनिट होती हैं, जो सरकारी उपक्रम होती हैं जैसे कि BSNL, भेल, BSNL, गेल, सेल, NTPC, इन सभी का लेखा जोखा भी CAG करती है, कैग करती है। और इन सभी और ये जो नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक होते हैं, महालेखा परीक्षक होते हैं, इसका ये रिपोर्ट अपना राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को सदन में पहुंचाता है और सदन में इसकी जांच कौन करता है तो लोक लेखा समिति करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अर्थात जितनी सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं उनकी कार्यों का जांच करता है, उनके रिपोर्ट का जांच कौन करता है तो लोक लेखा समिति, ये अंतिम रूप से जांच करता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो भारत के वर्तमान लोक लेखा समिति है, तो वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। याद रखेंगे, अधीर रंजन चौधरी, जो जुलाई 2019 में पदस्थापित हुए और जुलाई अगस्त 2020 तक ये क्या है तो इनका पदभार ग्रहण था, लेकिन इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और वर्तमान में यही है। और ये जो लोक लेखा समिति होते हैं इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो भारत के वर्तमान लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, जो जुलाई 2019 में पदस्थापित हुए और इनका कार्यकाल जुलाई अगस्त 2020 में समाप्त होने वाला था, लेकिन उसे बढ़ा दिया गया। और एक बात और याद रखेंगे कि इन लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल होता है वह पूरे 1 वर्ष के लिए होता है, लेकिन इसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो था लोक लेखा समिति। याद रखेंगे, लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है जिसका गठन 1921 में हुआ। यह पूरे वर्ष के जो कैग के द्वारा जितने सारे या पब्लिक सेक्टर यूनिट के द्वारा जितने सारे लेखा जोखा होता है वह कैग रिपोर्ट तैयार करता है। कैग का रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को सदन में पहुंचाता है और पूरे चीज़ों की जांच कौन करता है तो लोक लेखा समिति करता है। और वर्तमान में है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, जो जुलाई 2019 से पदस्थापित हैं। इनका कार्यकाल जुलाई अगस्त 2020 में समाप्त होने वाला था, लेकिन इनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। और जो लोक लेखा समिति है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो 1 वर्ष का। अब हम लोग आते हैं प्राक्कलन समिति की ओर। तो प्राक्कलन समिति जो है उसे अनुमान समिति भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, प्राक्कलन समिति को अनुमान समिति कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया कि अनुमान समिति कौन होता है तो प्राक्कलन समिति। इस प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं
और 30 के 30 लोकसभा के। लेकिन अभी हमने ऊपर क्या देखा कि लोकसभा में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। लेकिन इस प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है, इम्पॉर्टेंट है। तो जिस प्रकार लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष था, तो इस प्राक्कलन समिति का भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष इसके 30 सदस्यों में से ही होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष। तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष इसके 30 सदस्यों में से ही होते हैं और इसकी नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। पर इसके 30 सदस्यों में लोकसभा का उपाध्यक्ष भी शामिल होता है और वे स्वतः ही प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं। तो जो 30 सदस्य होते हैं इस प्राक्कलन समिति के, इसी 30 सदस्यों में से एक लोकसभा का अध्यक्ष होता है और इसी प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। और इसी में से एक लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है और लोकसभा के यह जो प्राक्कलन समिति का उपाध्यक्ष होता है वह प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के प्रति पूर्णतः जिम्मेवार होता है, याद रखेंगे। और बाद में यह उपाध्यक्ष जो होता है प्राक्कलन समिति का, वह प्राक्कलन समिति का क्या हो जाता है, तो अध्यक्ष हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष इसके 30 सदस्यों में से ही होते हैं, जिनकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और इसके 30 सदस्यों में से प्राक्कलन समिति के उपाध्यक्ष भी शामिल होते हैं। कौन, प्राक्कलन समिति के उपाध्यक्ष। और वे स्वतः ही प्राक्कलन समिति के उपाध्यक्ष हो जाते हैं, अध्यक्ष हो जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अब है कि प्राक्कलन समिति का पहली बार गठन कब हुआ, तो 1950 में। प्राक्कलन समिति का पहली बार गठन कब हुआ, 1950 में। इम्पॉर्टेंट है कि प्राक्कलन समिति का पहली बार गठन 1950 में हुआ और उसके बाद हर साल इसका गठन प्रारंभ हो गया। तो प्राक्कलन समिति का जो गठन था वह पहली बार 1950 में हुआ और उसके बाद इसका गठन प्रत्येक वर्ष होने लगा। प्राक्कलन समिति का कोई भी सदस्य मंत्री नहीं होता। तो खासा इम्पोर्टेंट है कि प्राक्कलन समिति का कोई भी सदस्य मंत्री परिषद का मेंबर नहीं होता। जिस प्रकार लोक लेखा समिति का कोई भी मेंबर मंत्री नहीं होता, तो उसी प्रकार प्राक्कलन समिति का कोई भी सदस्य मंत्री नहीं होता। जब सरकार के द्वारा लोकसभा में बजट पास होता है, तब उसके बाद प्राक्कलन समिति का गठन होता है। खासा इम्पोर्टेंट है कि जब सरकार के द्वारा लोकसभा में बजट पास होता है, तब उसके बाद इस प्राक्कलन समिति का गठन होता है। बजट सत्र के बीच में जब 20 से 25 दिन की छुट्टी होती है, तब और इस छुट्टी के पहले बजट प्रस्तुत होता है। फिर छुट्टी के बाद बजट फिर से शुरू होता है और इस छुट्टी के दौरान प्राक्कलन समिति अनुमान लगाती है। क्या अनुमान लगाती है कि सरकार जो बजट प्रस्तुत कर रही है, उसमें जो धन लगाया गया वह धन सही है या नहीं, यानी कि इसकी जांच करती है। लेकिन इसका रिपोर्ट 6 से 7 माह के बाद आता है, लेकिन इसका फ़ायदा अगले वर्ष होने वाले बजट में होता है, क्योंकि इसके अनुमान के आधार पर अगला बजट पास होता है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इस चीज़ को हम लोग समझ लें कि जब सरकार के द्वारा लोकसभा में बजट पास होता है, बजट होता है, तो उसके बाद ही प्राक्कलन समिति का गठन होता है। और इस बजट सत्र के बीच में 20 से 25 दिन की छुट्टियां होती हैं और इसी छुट्टी के पहले बजट सत्र का प्रस्तुति होता है, बजट सत्र प्रस्तुत होता है। फिर इस छुट्टी के बाद जब बजट सत्र शुरू होता है, तो इसी छुट्टी के दौरान प्राक्कलन समिति अनुमान लगाती है। क्या अनुमान लगाती है कि सरकार जो बजट प्रस्तुत कर रही है उसमें लगाया गया धन सही है या नहीं है, यानी कि इसकी धन की जांच करती है। और इसका जो रिपोर्ट होता है वह 6 से 7 महीने के बाद आता है।
और हालांकि बजट पास होने के बाद यह रिपोर्ट आता है, लेकिन इसका फ़ायदा कब होता है? तो अगले वर्ष होने वाले बजट में इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि इसी बरस के आधार पर इसी अनुमान के आधार पर अगला बजट पास होता है। इम्पोर्टेंट है। प्राक्कलन समिति बजट के दौरान खर्च होने वाले खर्च होने वाले पैसे के अनुमानों की जांच करती है। तो अभी हमने बताया कि प्राक्कलन समिति बजट के दौरान खर्च होने वाले पैसे के अनुमानों की भी जांच करती है। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहने कहते हैं, क्योंकि लोक लेखा समिति खर्च पर नियंत्रण करती है, जबकि प्राक्कलन समिति खर्च के अनुमान पर करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोक लेखा समिति है वह खर्च पर नियंत्रण करती है, कितना खर्च हुआ, क्या खर्च हो गया, उस पर यह नियंत्रण करती है। लेकिन प्राक्कलन समिति नियंत्रण करती है किस पर? खर्च के अनुमान पर। अर्थात बजट देखकर यह नियंत्रण करती है कि इस समय कितना खर्च होने वाला है, कितना खर्च किया जा सकता है, कितना खर्च सही होगा। और इसी कारण प्राक्कलन समिति को और उसके बाद लोक लेखा समिति को जुड़वा बहने कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जुड़वा बहने। अब है कि लोक सरकारी उपक्रम। अब हम लोग देखते हैं लोक सरकारी उपक्रम के बारे में। यह भी इम्पोर्टेंट है, लोक सरकारी उपक्रम। तो लोक सरकारी उपक्रम समिति का गठन कब हुआ? 1964 में, 1964 ईस्वी। तो हम लोग क्या करें, कंपैरिजन करके पढ़ें। तो सबसे पहले लोक लेखा समिति का गठन 1921 में, प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में और लोक या सरकारी उपक्रम समिति का गठन 1964 में। तो लोक या सरकारी उपक्रम समिति का गठन 1964 में हुआ। लोक या सरकारी उपक्रम समिति का कार्यकाल भी कितना होता है? 1 वर्ष। तो एक बात याद रखेंगे, तीनों में क्या कॉमन है कि तीनों समितियों में कॉमन है कि तीनों समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक या सरकारी उपक्रम में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। तो ये समिति में भी जो मेंबर होते हैं वे लोक लेखा समिति की तरह ही होते हैं। जिस प्रकार लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, तो इसी की तरह इस लोक सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। लेकिन यह जो प्राक्कलन समिति है उसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के होते हैं, अर्थात राज्यसभा में 0 सदस्य। लोक या सरकारी उपक्रम में कोई भी मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। तो तीनों में कोई भी मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते, याद रखेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा PSU कंपनियां जैसे कि ONGC, सेल, भेल, गेल, NTPC, BSNL आदि के लेखा जोखा का रिपोर्ट तैयार होता है और इसकी जांच कौन करता है? तो लोक या सरकारी उपक्रम करता है। अर्थात देखा जाए तो इसका पूरा काम, पूरा जो समय काल है, इसका कार्य है और इसके सदस्य हैं, तीनों के तीनों चीज़ किससे मिलता जुलता है? तो किसके बराबर है? तो यह है लोक लेखा समिति की तरह। अर्थात यह लोक लेखा समिति का 2 कॉपी है। कौन? लोक उपक्रम समिति, या फिर इसे सरकारी उपक्रम समिति भी कहा जाता है। जांच समितियां 3 प्रकार की होती हैं। जांच समितियां 3 प्रकार की होती हैं। एक विशेषाधिकार समिति, दूसरा याचिका समिति, तीसरा आचरण समिति। याद रखेंगे। तो जांच समितियां 3 प्रकार की होती हैं: विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और आचरण समिति। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन जांच समितियां होती हैं? तो एक होता है विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और आचरण समिति। विभागीय समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो 24 है।
और प्रत्येक समितियों में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होते हैं, और 24 सदस्यों में से 16 लोकसभा के और 8 राज्यसभा के अंदर होते हैं। तो विभागीय समितियों में कुल कितने सदस्य होते हैं? 24। याद रखेंगे 24। तो जिस प्रकार 22 किसके होते हैं? लोक लेखा समिति। 22 सदस्य होते हैं लोक या सरकारी उपक्रम समिति। उसके बाद 30 होते हैं प्राक्कलन समिति। लेकिन विभागीय समिति के 24 सदस्य होते हैं। कितने? 24 सदस्य। जांच समिति ये 3 प्रकार की होती हैं: विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और आचरण समिति। तो विभागीय समितियों की कुल संख्या है 24 और प्रत्येक समितियों में 31 सदस्य होते हैं। याद रखेंगे। और प्रत्येक सदस्यों में से कितने सदस्य होते हैं? प्रत्येक समितियों में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होते हैं। इम्पोर्टेंट। तो जो 21 होते हैं वे लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, और 24 सदस्यों में से 16 लोकसभा के और 8 राज्यसभा के अंदर में होते हैं। याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट है कि विभागीय सदस्यों की कुल संख्या है 24। इस 24 में से 16 जो होते हैं लोकसभा के, 16 लोकसभा के, जबकि 8 जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। इम्पोर्टेंट है। जबकि इन प्रत्येक समितियों में जितने सारे समितियां हैं उन सभी समितियों में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के आते हैं। इम्पोर्टेंट है। विभागीय समितियां बजट के बीचों बीच बचे समय में अपने अपने विभाग के अंदर प्राक्कलन समिति के अनुमानों की जांच करता है, लेकिन वो भी जल्दी से। तो पूछा जाएगा कि विभागीय समितियों का क्या कार्य है। तो विभागीय समितियां बजट के बीचों बीच जो समय बचता है उस समय में अपने अपने विभाग के अंतर्गत जो प्राक्कलन समिति की अनुमान है उसकी क्या करती है? तो जांच करती है, लेकिन वो भी बहुत तेजी से। संसद के समक्ष विधेयक जो रखी जाती है उसके लाभ और हानि को बताना भी विभागीय समिति का काम है। तो इम्पोर्टेंट है कि संसद के समक्ष जो विधेयक रखी जाती है उसके लाभ और हानि को बताना भी विभागीय समिति का काम है। संसद समितियां 4 प्रकार की होती है। अब हमारा है सदन समितियां। तो सदन समितियां क्या है कि 4 प्रकार की होती हैं सदन समितियां। एक नियम समिति। नियम समिति, जो नियम समिति होती है सदन में अनुपस्थित सदस्यों संबंध। एक होता है नियम समिति, दूसरा होता है सदन में अनुपस्थित सदस्यों संबंधी समिति, तीसरा है वित्तीय समिति, चौथा है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों संबंधी समितियां। तो जो सदन समितियां हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। एक नियम समिति जो नियम बनाता है, दूसरा जो होता है वह सदन में अनुपस्थित सदस्यों के संबंधी समिति। तो जो सदन में अनुपस्थित सदस्य होते हैं उनके संबंध में समिति होता है। तीसरा होता है वित्तीय समिति, तीसरा जो होता है वह वित्तीय समिति होता है। चौथा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों संबंधी समिति होता है, अर्थात जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं उनके विधेयक से संबंधित एक और समिति होती है। तो सदन की समितियां कितनी प्रकार की? 4 प्रकार की। अन्वेषण समितियां 3 प्रकार की होती है। एक होता है सरकारी आश्वासन समिति, दूसरा अनुसूचित जाति एवं जनजाति संबंधी समिति, और चौथा पत्र संबंधी समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अन्वेषण समितियां 3 प्रकार की होती हैं। एक सरकारी आश्वासन समिति, दूसरा अनुसूचित जाति एवं जनजाति संबंधी समिति, और चौथा पत्र संबंधी समिति। सेवा समिति भी 4 प्रकार की होती है। कौन कौन? आवास समिति, वेतन भत्ता समिति, ग्रंथालय समिति और समाज प्रयोजन समिति। तो सेवा समिति भी 4 प्रकार की होती है। एक आवास समिति, दूसरा वेतन भत्ता समिति, तीसरा ग्रंथालय समिति और चौथा साम्राज्य प्रयोजन समिति। जो भी समितियां लोकसभा के अंतर्गत होती हैं उसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जबकि जो भी समितियां राज्यसभा के अंतर्गत होती है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति
राज्यसभा के सभापति करते हैं, याद रखेंगे। तो जो भी समितियां लोकसभा के अंतर्गत होती हैं उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। जबकि जो भी समितियां राज्यसभा के अंतर्गत आती हैं, जो भी समितियां राज्यसभा के अंतर्गत होती हैं तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति करते हैं। तो ये तो था हमारा संसदीय समितियां, इम्पॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, याद रखेंगे। तो पूछा जाता है इस समितियों के बारे में, तो जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और उसके बाद लोक उपक्रम समिति। तो अगर कुछ याद नहीं रहेगा तो वो 3 तो कम से कम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो था हमारा सदन में संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, जिसके जो अनुच्छेद है 148 है, 148 है। तो चलिए बार बार इसे रिपीट कर कर सुनते रहें और कमेंट करें कि सेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।